हेलो, वेलकम टू अभ्यास संस्थान। अभ्यास संस्थान में आपका स्वागत है। अभी हाल ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनटीपीसी रेलवे का जो अंडर ग्रेजुएट पेपर हुआ था उसके मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। बड़े अच्छे से समझा भी था। बड़ा दुख हुआ कि उस वीडियो का व्यूज़ उतना नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग निरंतर लगे रहेंगे और इस वीडियो के व्यूज़ के रीच को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे पढ़ाई के साथ और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग उसी एनटीपीसी पेपर का जीएस के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस को नहीं लिया, मैंने कुछ वैसे क्वेश्चंस को उठाया है जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन का मेथड लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है। इसमें आप देखिएगा 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें एक हिस्ट्री में अगर बात करें तो एक एंशिएंट हिस्ट्री और 2 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा। तो अभी जो आपके पास ये क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन जाना पहचाना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जान पहचान नहीं होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नाम इसका कुछ और दिया गया है, ठीक है। हमारे बहुत सारे टीचर्स लोग इस क्वेश्चन के जो नामकरण है वो पूरा तरीके से नहीं बताते हैं, जो कि अब हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अब ये किया जाने लग रहा है कि उनके अल्टरनेटिव नेम से, चाहे रिवोल्ट हो चाहे और कुछ भी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, किस सामाजिक आर्थिक स्थिति ने मापिल्ला विद्रोह के लंबे समय तक चलने में योगदान दिया। भाई मेरे, बात कर रहा है मापिल्ला विद्रोह की। आप लोग बोलिएगा सर मापिल्ला विद्रोह ये क्या है, हम लोग मापिल्ला विद्रोह तो नहीं सुने हैं। आई होप, मुझे लग रहा होगा कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा मापिल्ला विद्रोह, ठीक है। ये बात कर रहा है केरल के मोपला विद्रोह के बारे में बात कर रहा है। फिर से सुनिएगा, केरल के मोपला किसान विद्रोह के बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। एग्जामिनर ये जानना चाहता था कि आप लोग मोपला विद्रोह को और किन किन नामों से जानते हैं। हम आपको बता देते हैं, मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह से भी जानते हैं, मोपला विद्रोह को मोपला विद्रोह से भी जानते हैं और मोपला विद्रोह को हम लोग मापिल्ला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बाद अब इनका ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, अच्छे स्टेटमेंट वाइज में ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। बहुत से लोग को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कोई बात नहीं, आंसर यहाँ पे अभी आपको कुछ देर में 5-7 मिनट में मिलने वाला है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, किस सामाजिक आर्थिक स्थिति ने मापिल्ला विद्रोह के लंबे समय तक चलने में योगदान दिया, ठीक है। ऑप्शन पहला दे रहा है, तटीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले नए मछली पकड़ने को प्रतिबंधों का प्रवर्तन। दूसरा ऑप्शन, काली मिर्च के निर्यात, निर्यात मतलब होता है इंपोर्ट करना, सॉरी एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब होता है मंगाना और एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो काली मिर्च के निर्यात पर कराधान जिसने समुद्री गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। कराधान मतलब होता है टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, ये बात हम बता रहे हैं। दूसरा बात बोल रहा है, मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न। चौथा ऑप्शन बोल रहा है, मैसूर और मालाबार को जोड़ने वाले कारवां व्यापार मार्गों का व्यवधान, मतलब जो ट्रेड रूट था उस पर ये क्या कर रहे हैं, व्यवधान किया था। पहली बात तो हम लोग को जानना चाहिए कि मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह या मापिल्ला विद्रोह हुआ कब था, ये जानना जरूरी है। तो ये मापिल्ला विद्रोह और मोपला विद्रोह 2 चरणों में चला था, एक नहीं 2 चरणों में। हम लोग बहुत सारे टीचर्स 1921 की बात करते कि जनवरी 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। नहीं भाई, ये बात नहीं है। मोपला विद्रोह 2 स्टेप्स में हुए थे, ठीक है। पहला हुआ था 1836 में, दूसरा हुआ था 1921 में, जनवरी 1921 में हुआ था ये मोपला विद्रोह। फिर से सुनिए,
मापिल्ला, मोपला या मालाबार विद्रोह, ये 2 स्टेप्स में चला था। फर्स्ट स्टेप हुआ था आपका 1836 में, दूसरा स्टेप हुआ था 1921 में। जनवरी 1921 से शुरू हुआ था और एंड हुआ था नवंबर 1921 में हुआ था। इसका एंड बहुत बुरी तरीके से हुआ था और बहुत खतरनाक हुआ था। सुनिएगा, इसके बारे में बहुत सारे रिलेटेड है, बताना जरूरी है। उसके लिए छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे ये क्रैकडाउन हो जाएगा ये ऑप्शन और आप आंसर लगा पाइएगा। पहला बात मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि हमको पता है कि ये बात कर रहा है क्या 1836 का? नहीं भाई, ये 1836 से लेकर के 1921 के बारे में बात कर रहा है, दोनों के बारे में। तो पहले हम मोपला के बारे में जानते हैं कि मोपला है कौन। कई इतिहासकार जो थे, हिस्टोरियन थे, ये थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये यहीं के मोपला थे जिनको कन्वर्जन कर दिया गया था, कन्वर्जन के दौरान इन्हों मोपला कहा गया था। ये किस बेल्ट में पा रहे हैं? तो इंडिया के केरल के रीजन में पा रहे थे। केरल का जो मालाबार कोस्टल रीजन है वहां पर ये लोग पाते थे, ठीक है। कई हिस्टोरियन बताते हैं कि ये लोग अरब रीजन से आए हुए थे तो इन्हें मोपला कहा गया। और ये जब आते थे तो ये एग्रीकल्चर पे, किसानी पे, खेती पे निर्भर रहते थे। क्योंकि ये माना जाता था कि ये लोग बाहर से अरेबियन रीजन से आए हुए थे तो इनके पास अपना कोई लैंड था नहीं, इनके पास जमीन था नहीं। तो ये कैसे यहाँ पे खेती कर रहे थे? तो जो बड़े बड़े जमींदार, हिंदू जमींदार, मैं बहुत ही स्ट्रांग वर्ड का यूज कर रहा हूँ, हिंदू जमींदार, इन लोगों से ये लीज पर जमीन लेते थे और इन पर ये खेती करते थे, ठीक है। खेती करने के दौरान इनको ये जो ना बंधुआ मजदूरी करते थे इन्हीं जमींदारों को, हिंदू जमींदारों को। और ये हिंदू जमींदारों को जेनमी कहा जाता था। क्या? फिर से सुनिए, हिंदू जमींदारों को, जो मोपला विद्रोह के हिंदू जमींदारों को क्या कहा जाता था? जेनमी। और इन्हीं के अंडर ये क्या करते थे? बंधुआ मजदूरी करते थे या लीज पर इनसे जमीन लेकर के और इस पर ये खेती करते थे। ये मोपला लोग किन किन चीजों की खेती करते थे? तो जो मेनली क्रॉप्स हुआ करते थे इनके होते थे राइस, जिसको हम लोग धान कहते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और ये पान में जो हम लोग सुपारी खाते हैं ना, उनकी खेती करते थे ये लोग, ठीक है। क्योंकि खेती क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ऑप्शन में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? काली मिर्च दिख रहा है कि काली मिर्च की खेती ये लोग करते थे, ऑप्शन बी में। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ब्लैक पेपर के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, टैक्सेशन के जोड़ने का बात किया गया था, ठीक है। 1836 में हमारे इंडिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट में क्या था? अंग्रेजों का राज था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, 1921 में भी रहते थे, 1947 तक अंग्रेज रहे थे, ठीक है। हम लोग सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो हुआ क्या था इस समय पे? मोपला विद्रोह ने कुछ लैंड ये आया हुआ था, लैंड से रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह लाए थे ब्रिटिशर ने, जिसकी वजह से इन ब्रिटिशर ने केरल के हिंदुओं जमींदारों के साथ मिल करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिजिड लैंड लॉज लाया था इन लोगों ने। जब लैंड लॉज लाया था और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा करवा दिया गया था, अंधाधुंध टैक्सेशन इन पे क्या करते थे? इम्पोज किया जाता था, इन मोपला किसानों पर किया जाता था। किनके द्वारा? हिंदू जमींदारों के द्वारा किया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक कह रहा है, ठीक है। तो हिंदू जमींदारों के द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन को क्या किया जाता था? इम्पोज किया जाता था, ठीक है। जब टैक्सेशन इम्पोज किया जाता था तो किसी भी पर्सन पे बहुत ज़्यादा, किसी भी वे में उसको सप्रेस किया जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो अंदर से क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मोपला किसानों के साथ ऐसा ही हुआ था कुछ। टैक्सेशन इम्पोज बहुत ज़्यादा हो रहा था, जमींदारों की कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेजों की कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी। इसके वजह से क्या हुआ था कि मोपला विद्रोह हुआ था। और ये मोपला विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? 1836 में ही स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1836 में फर्स्ट मोपला रिवोल्ट हुआ था और सेकेंड मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? 1921 में। इन्हीं सब रिलेटेड लेकर के यहाँ पे क्या हुआ था? हमारा मोपला विद्रोह हुआ था, जिसको मापिल्ला विद्रोह होते थे। तो कह रहा है कि तटीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले नए मछली पकड़ने के प्रतिबंधक का प्रवर्तन किया, यानी चेंजेस किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, ठीक है। वहां लैंड का रिफॉर्म जो हुआ था ना, लैंड रिफॉर्म, लैंड लॉज लाया था और टैक्सेशन को ज्यादा बढ़ाया गया था, इससे रिलेटेड बात वहां हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो ये खत्म, ये तो नहीं होगा। दूसरा, काली मिर्च के निर्यात पर यानी कि एक्सपोर्ट पर कराधान, जिससे समुद्री गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो सी रूट था उस पर क्या कर दिया गया था? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। और किसके इंपोर्ट पर?
एक्सपोर्ट पर, तो ब्लैक पेपर काली मिर्च के एक्सपोर्ट पर। तो केवल काले इन पर किसी तरीके का एक्सपोर्ट पे टैक्सेशन को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। बेसिकली लैंड पे और अंधाधुंध टैक्स पे, टैक्सेशन पे ये किया गया था। तो लगेगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये अकेले ऑप्शन ये नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। दूसरा बात, मालाबार क्षेत्र। पहली बात तो हमको आंसर यहीं पर समझ में आ रहा है। मालाबार क्षेत्र यानी केरल के रीजन में जो मालाबार कोस्टल रीजन था, वहां पर ये लोगों का डेवलपमेंट हुआ था, वहीं के जमीन पे ये लोग खेती करते थे, तो वहीं से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ये हमको सही लग रहा है, लैंड रिफॉर्म से था। मालाबार क्षेत्र के कठोर भूमि कानून यानी रिजिड लैंड लॉज को लेकर के, और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न, जमींदारों द्वारा उत्पीड़न करना, बहुत टाइम्स का कोई गैप नहीं रहना, कोई छुट्टी नहीं मिलना, काम पे काम किए जाना और उन पे टैक्स इंपोज करना, खाने के लिए बहुत कम मिलना, इस तरीके का उत्पीड़न जमींदारों द्वारा हुआ था, हिंदू जमींदारों द्वारा। और उन हिंदू जमींदारों को क्या कहा जाता था? जेनमी, ठीक है। तो ये होता था। दूसरा, मैसूर और मालाबार को जोड़ने वाले कारवा यानी कि ट्रेड रूट्स पर क्या करता? व्यवधान। मैसूर का कोई बात नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा और वो मेरा ऑप्शन सी है। इससे बस इतना ही मोपला विद्रोह के बारे में, इतना ही नहीं, इतना नहीं, मोपला विद्रोह और भी है। जब ये मोपला विद्रोह मेरा कृषि विद्रोह से होते होते एक नया फेस ले लिया, सांप्रदायिक विद्रोह, मतलब एक धार्मिक विद्रोह की ओर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम होने लग गया था, क्योंकि ज्यादातर जमींदार क्या थे? हिंदू थे। तो ये मेंटालिटी हो गई थी। दूसरी बात, उसी समय याद रखिएगा ना कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में एक रिवोल्ट चल रहा था महात्मा गांधी के आने के बाद में। वो रिवोल्ट था तुम्हारा असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और उसी के साथ में चला था हम लोगों का खिलाफत आंदोलन चल रहा था इंडिया में, कैलिफेट मूवमेंट चल लेकर के, ठीक है। तो महात्मा गांधी और सैयद बंधुओं ने, सैयद बंधु बोल रहे, सॉरी, महात्मा गांधी ने ये मोपला विद्रोह को खिलाफत आंदोलन से क्या कर दिया था? अटैच कर दिया था और उसके बारे में बताया था। कांग्रेसियों ने बताया था, कांग्रेसियों ने भी बताया था। तो वहां पे इस चीज को धार्मिक क्षेत्र दिया गया था, किसके? कैलिफेट। चूंकि तुर्की के खलीफा जो था उसके पद को खत्म कर दिया गया था, इसलिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया में। अंग्रेजों के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, कर दिया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो इंडिया में उसका बड़ा ये रिवॉल्ट शुरू हुआ अंग्रेजों द्वारा, यहाँ के मुसलमानों के द्वारा शुरू हो गया था। तो इसको कनेक्ट कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा इसमें, मोपला विद्रोह में। क्योंकि इंडिया, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया? लोग बोलेगा महात्मा गांधी बहुत गलत। नहीं भाई, महात्मा गांधी गलत नहीं किए थे। महात्मा गांधी के आने से पहले हमारा देश जानते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सांप्रदाय में बटा हुआ था। उनको एकजुट लाने का काम महात्मा गांधी किए थे, समझे? इसलिए महात्मा गांधी इस तरीके का काम किए थे। ये नहीं था उनका मंशा, कुछ और नहीं था। उनकी मंशा थी कि हम अपने देश को पहले जोड़ेंगे, तब जाकर के हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। 200 साल तक अंग्रेजों ने यूं ही नहीं राज किया था, क्योंकि हम टूटे हुए थे। हम अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं देखते और हम लोगों ने महात्मा गांधी के साथ अपशब्दता और बहुत सारी चीजें हम लोग बोलने लगते हैं, जो कि गलत है। तो ये हुआ था, और इसी के साथ में यहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह या फिर मापिल्ला विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न, ठीक है। तो ये पहला आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। अभी कुछ देर मैं वीडियो को पॉज करूंगा, थर्ड क्वेश्चन लिखूंगा। चूंकि ये सेकंड लिखे हैं, ये सेकंड ही फर्स्ट क्वेश्चन है, गलती से हो गया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करेंगे और उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और उसको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्टेड, इसलिए मैं उसको लास्ट में कराऊंगा। हिस्ट्री का पहले 3 क्वेश्चन हम हिस्ट्री का कर लेंगे, उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 3 क्वेश्चन हम पॉलिटी का डालेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये एंशिएंट इंडिया का है, अच्छा क्वेश्चन है, कुमारगुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है और कुमारगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा कथन कुमारगुप्त प्रथम के शासन की प्रकृति का सही वर्णन करता है?
कहता है कि विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू कुमार गुप्ता प्रथम डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नेचर ऑफ हिज गवर्नेंस। मतलब उनके शासन के जो नेचर था कैसा था, जो सही वर्णन कौन सा मतलब ऑप्शन करता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है इनके शासन काल में बार बार आंतरिक विद्रोह होते रहे हैं जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। इनके शासन काल मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। इन्हीं के शासन के दौरान पुष्य भूतियों का प्रारंभिक उदय हुआ। इनके शासन काल में भारत में सतत क्षेत्रीय विस्तार देखा गया। ये चार ऑप्शन हमको दिया गया है। हम लोग गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि कुमारगुप्त और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए। कुमारगुप्त प्रथम जो थे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये सुपुत्र थे, बेटे थे उनके। 415 से लेकर के 455 एडी तक, इट मीन्स 415 से लेकर के 455 एडी तक इन्होंने शासन किया, जो अप्रॉक्स 40 ईयर तक ये शासन किए थे। बहुत ही लंबा, ये गुप्त साम्राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं ये कुमारगुप्त प्रथम। बहुत से काम भी किए हैं इन्होंने, और उन्हीं के बारे में हम लोग, शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग को जानना है कि ये क्या शासन व्यवस्था इनकी रही है, और उसके नेचर के बारे में पूछा जा रहा था। गुप्त साम्राज्य को जानना है ना, पूरे गुप्त साम्राज्य को, तो गुप्त साम्राज्य को जानने का जो सबसे सही मेथड है वो है एडिक्ट्स वगैरह, मतलब कि लेख जो पत्थरों पे, पिलर्स पे लिखे जाते थे फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये कहाँ से शुरू होता था? तो जो एडिक्ट्स लिखने का जो मेन जो चलता है ना, वो बीसी टाइम में द ग्रेट अशोकास के टाइम से चल रहा था, और ये कल्चर आगे चलता आया, हम लोग बहुत आगे तक चलता आया, और आज भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का नेचर चेंज हो गया है। वीडियोस के थ्रू अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्थिति था गुप्तास के टाइम पे। वो अपने अपने जो शासन व्यवस्था को कैसे जनता को बताएगा, जनता को बताने का माध्यम क्या था, वे क्या था? तो माध्यम था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ किया जाएगा? तो स्टोन्स पे किया जाएगा, बड़ी बड़ी पत्थरों पे किया जाएगा, बड़े बड़े पिलर्स किया जाएगा पिलर्स को बना करके उस पर अपने शासन व्यवस्था के बारे में बताया जाता था। बहुत सारे, और ये कई जगहों पर मिले हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है, और गुप्त साम्राज्य को जानने के लिए हमको कहीं ना कहीं इन एडिक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। तो अभी हम जस्ट बताएं कि कुमारगुप्त का शासन लगभग 40 वर्षों का चला था, जो कि 415 से लेकर के 455 एडी तक चला था। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि ये कैसा था। पहली ही बात हम बता दें कि इनके शासन व्यवस्था में ना तो इंटरनल, ना तो एक्सटर्नल, ना तो आंतरिक और ना ही बाहरी कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। 40 सालों में इनके में कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो जब कोई अटैक नहीं हुआ तो इनका शासन कैसा चलेगा? बहुत ही स्मूथ, बहुत ही काम, बहुत ही शांतिपूर्वक चलेगा। और ज़्यादातर इनका फोकस किस में रहेगा? तो ज़्यादातर फोकस एक्सपैंड को लेकर के नहीं रहेगा। एक्सपैंड कहने का मतलब कि जब आप अपने ही साम्राज्य में देखिएगा, जब एक्सपैंड आप नहीं कीजिएगा तो किसी और दूसरे राज्यों से आप लड़ाई नहीं कीजिएगा, कोई बैटल नहीं होगा। जब बैटल ही नहीं होगा तो आपका साम्राज्य बढ़ेगा कि घटेगा? साम्राज्य बढ़ेगा। एक्सपैंड हो तो नहीं, लेकिन डेवलपमेंट होगा। आपका जो राज्य है जितना भी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब कारणों से गुप्त साम्राज्य में जो कुमारगुप्त थे वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से शासन व्यवस्था को चलाते थे। पूरा गुप्त साम्राज्य अगर पूछा जाए किस धर्म से थे, तो पूरा गुप्त साम्राज्य वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे। हिंदू धर्म से वैष्णव संप्रदाय के थे। इन्हीं में कुमारगुप्त को हम देखते हैं तो कुमारगुप्त जो थे वो भगवान शंकर के जो सुपुत्र थे, कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के वो उपासक थे। उपासक कहने का मतलब उनके वो डिवोटी थे, उनके भक्त थे, उनकी वो पूजा करते थे। इसके बावजूद भी कुमारगुप्त प्रथम ने अपने ही साम्राज्य में जैनियों को, बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था। कैसे पता चलता है हमको इसके बारे में? तो इसकी जानकारी हमको पहले हम बता देते हैं
कि मान इलाहाबाद में एक जगह था मान कुंवर, ठीक है, इलाहाबाद में मान कुंवर एडिक्ट से हमको पता चलता है कि वहाँ के एक बुद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था बुद्ध मित्र। उनके द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति को या प्रतिमा को, स्टैचू को क्या किया गया था, स्टैब्लिशमेंट करवाया गया था। ठीक है, अगर संरक्षण नहीं देते तो क्या वो स्टैचू को स्टैब्लिशमेंट करवाने देते? नहीं, संरक्षण दिए तभी तो, यानी कि गुप्त साम्राज्य उनके शासनकाल में बहुत अच्छे से वो चल रहे थे। दूसरी ओर यही पता चलता है कि एक और एडिक्ट हमको पता चलता है और उस एडिक्ट का हम लोग कहते हैं उदयगिरी का एडिक्ट। ठीक है, ये उदयगिरी एडिक्ट्स कहाँ पे है? तो एमपी में उदयगिरी में ये मिला। ठीक है, ये एडिक्ट से हमको पता चलता है कि जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे, उनकी मूर्ति बनवाई गई थी। किसके द्वारा? शंकर नाम के किसी पर्सन के द्वारा बनवाई गई थी और इसकी स्थापना करवाई गई थी कहाँ पे? एमपी के उदयगिरी में, भगवान पार्श्वनाथ के जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बुद्धिज्म को भी संरक्षण दे रहे हैं, जैनिज्म को संरक्षण दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ही लिबरल पर्सन है। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हम खुद तो हिंदुइज्म को फॉलो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम और रिलीजन है जैसे कि बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, चूंकि मेजर रिलीजन यही थे उस समय पे, तो इन लोगों को भी संरक्षण दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब संरक्षण दे रहे तो सही से रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये भी पता चलता है कि इन्होंने आर्किटेक्चर की दुनिया में भी काम किया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको ये पता चलता है कि नालंदा में, बिहार के नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्धिज्म के महायान संप्रदाय के ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को। इसी नालंदा यूनिवर्सिटी से विश्व से लोग पढ़ने आते थे, चाइना से, श्रीलंका से लोग पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। और महायान संप्रदाय की ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये बौद्धिज्म को ये क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैनिज्म को भी नहीं दे रहे, जैनिज्म को भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बौद्धिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ ये पता चलता है इकोनॉमी के सेक्टर में इन्होंने गोल्ड कॉइन के जगह पे कौन से कॉइन को चलाना शुरू किए थे? सिल्वर कॉइन को चलाना शुरू किए थे। ठीक है, अब हम ये सब जान गए हैं। अब इन सभी चीजों डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो रहा है। इनके शासनकाल में बार बार इंटरनल विद्रोह, रिवोल्ट होते रहे, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। नहीं भाई, गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त के प्रथम के टाइम पे कमजोर हुआ ही नहीं था, क्योंकि कोई इंटरनल रिवोल्ट हुआ ही नहीं था। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। इनके शासनकाल का मुख्यतः गुप्त साम्राज्य में सुदृढ़ीकरण। हाँ, जब हम अपना किसी से इंटरनल रिवोल्ट होगा ही नहीं तो ज्यादा फोकस हम डेवलपमेंट में देंगे, तो सुदृढ़ीकरण तो होगा ही साम्राज्य का, ये तो सही है। और समृद्धि पर केंद्रित रहेगा, यानी डेवलपमेंट पे हम ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमको कहीं कहीं सही लग रहा है। दूसरा, इनके शासनकाल के दौरान पुष्यभूतियों का प्रारंभिक उदय हुआ। ये ऑप्शन को हम थोड़ा बताना चाहेंगे। अभी जस्ट हम बोले कि कोई इंटरनल एक्सटर्नल रिवोल्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, जब ये इनका शासनकाल खत्म हो रहा था, एंड ऑफ द टाइम पे थे, तो एक छोटा सा अटैक हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? पुष्यमित्र अटैक हुआ था, पुष्यभूति इसको कहते हैं। ठीक है, अटैक हुआ था। तो इस अटैक में क्या हुआ था कि इनके जो बेटे थे कुमारगुप्त के, उनका नाम था स्कंदगुप्त, उन्होंने ये पुष्यभूतियों के अटैक को क्या कर दिया गया था? दबा गया था। तो जब अटैक को ये दबा दिए थे तो क्या उनका डेवलपमेंट होगा पुष्यभूतियों का? नहीं होगा भाई, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। नीचे आते हैं, इनके शासनकाल में भारत में सतत क्षेत्रीय विस्तार देखा गया। अभी जस्ट बोले, अगर मेरा एक रीजन है और उस रीजन से हम बाहर जाकर के अपना हम एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड का ये मतलब होता है कि उस राज्य से हम लड़ेंगे। यही बात हो रहा है। जब हम लड़ाई पे फोकस करेंगे तो मेरा इकोनॉमी डाउन होगा, हम डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जब हुआ ही नहीं था, इस तो एक्सपेंशन भी नहीं होगा, तो इसके वजह से ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है मेरा, सेकेंड। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। इसमें और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी हो, रेलवे हो, या और भी एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी और भी कोई एग्जामिनेशन वनडे हो, उसमें हम गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग मेंस में अगर जिनका भी रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है,
मैं मेरे तरफ से पहले से आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन हाँ, आप जाइएगा और थोड़ा डिटेल में इन सभी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा, थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी जा करके आपको ये सब रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अभी फर्दर मैं वीडियो को पॉज करूँगा और एक जो क्वेश्चन बता रहा था हिस्ट्री का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग थोड़ा सा हिला देने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को अभी लास्ट में लिखूंगा। अभी वीडियो पॉज करूंगा और अभी थर्ड क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बारे में फिर रिज्यूम करूंगा वीडियो को और उसका डिटेल में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो ऑप्शन है, जो इसका ये एक्सप्लेनेशन है ऑप्शंस का, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं कुछ देर में आपको ये बताने की कोशिश बताऊंगा। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। मैं एक बार ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद इसके बारे में मैं डिटेल में डील करूंगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिणाम भारत में यूरोपीय प्रतिद्वंदिता पर वांडीवास के युद्ध के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है। पहली बात तो हमको यहां देखना है, किस युद्ध के बारे में पूछ रहा है? वांडीवास के युद्ध के बारे में पूछ रहा है। और ये वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे, क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे, ये पूछ रहा है। और यहां पे एक बात आपको दिख रहा है, यूरोपीय प्रतिद्वंदिता, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बात कर रहा है। यूरोप का ये नहीं कह रहा है कि केवल और केवल ब्रिटेन के, द ग्रेट ब्रिटेन के बारे में नहीं, ये केवल ब्रिटेन के बारे में नहीं, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो आप इसको पढ़िए, समझिए कि क्या इंपैक्ट प्रभाव पड़ा हमारा भारत में वांडीवास का युद्ध का, ये आपको बताने की कोशिश करना है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है, और मुझे ये भी इससे थोड़ा सा इंट्यूशन जैसा लगता है कि अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वांडीवास से, तो इससे जो एक्सप्लेन अभी मैं करूँगा, हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो डिटेल यहाँ पे यूरोपीय प्रतिद्वंदिता जैसे ही वो लिखा ना, यानी कि वो जानना चाहता है कि आप यूरोपीय प्रतिद्वंदिता को जानते हैं कि नहीं, ये बात आपको पूछा जा रहा है। और वांडीवास का युद्ध का दूसरा भी नाम है, जैसे ही हम अभी बोले ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि मापिला विद्रोह या मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह, रिवोल्ट, उसी तरीके से इसको वांडीवास के रिवोल्ट को, वांडीवास के बैटल ऑफ वांडीवास को भी एक अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। यूरोपीय प्रतिद्वंदिता, हमारे यूरोप में कॉलोनियलिज्म सिस्टम के लिए बहुत से देश निकल के आए थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो स्पेन और पुर्तगाल से निकल के दो लोग आए थे। पहला पर्सन था स्पेन का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ये पुर्तगाल से तो वास्को डिगामा था और स्पेन से कोलंबस था। ठीक है, उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकल गया था कोलंबस, लेकिन कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया था, वो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज। वहाँ पे रेड टाइप के लोग थे, तो उसको देख करके वो कोलंबस ने उनको कहा था रेड इंडियन, क्या कहा था, रेड इंडियन। और उसी वजह से रेड इंडियन के होने के कारण उसको नाम कर दिया गया था क्या चीज, वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज होने के कारण वहाँ पे किसका वर्चस्व होने लग गया था, ब्रिटेन का। हमको ये भी पता था कि अमेरिका में सबसे पहले किसका वर्चस्व हो गया था, तो ब्रिटेन का। ठीक है, साथ ही साथ यूरोप में एक और देश था जो बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, उस समय जब ये कॉलोनिज्म सिस्टम स्टार्ट हो रहा था तब, और वो देश था दूसरा फ्रांस। कौन सा देश था, फ्रांस। ये भी क्या कर रहा था, कॉलोनिज्म बनाने का, यानी कि उपनिवेशवाद बनाने की कोशिश कर रहा था, या बना भी रहा था। हमारे देश में भारतीय सरभूमि पे फ्रांसीसी आए, डच आए, और कौन, पुर्तगालीज आए, ये सभी लोग आए और इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है, इस ऑप्शन को देख के लग रहा है कि फ्रांस और ब्रिटिश के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब यहां से तो तय हो गया कि जो वांडीवास का जो बैटल था वो केवल दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध। अब ये जब दोनों के बीच में लड़ा गया था, तो ये क्यों यहाँ पे भारत में लड़ रहा है, भाई तुम अपना बिजनेस करो, हम अपना बिजनेस करते हैं, क्यों ऐसा कर रहा था?
ये बात का आंसर मिलेगा यूरोपीय प्रतिद्वंदिता का। क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग अलग देश थे, वो लोग अपना अपना कॉलोनिज्म बनाने का कोशिश कर रहे थे, जैसे अफ्रीका में था, इंडिया में था, चाइना में था और भी अमेरिका में था। इस तरीके के लोग थे, प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़े दो देश थे यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं फ्रांसिस, ये यूरोपीय प्रतिद्वंदी चला कितना, 7 सालों तक चला था। सप्तवर्षीय विद्रोह कहा जाता है इसको। जो यूरोपीय प्रतिद्वंदिता था इसको कहा जाता है सप्तवर्षीय विद्रोह। कब से कब तक, 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। फिर से डेट याद रखना, 1753 से लेकर के 1763 तक चला था। हम इसलिए नहीं याद करवा रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा। हम इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में सेटल रहेगा कि 1756 से लेकर के 1763 तक हमारे देश में कौन सी घटना चली थी। ये भी हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये वहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा था। अब ये युद्ध जो लड़ा जा रहा था, तो कभी फ्रांस जीतता था, कभी ब्रिटेन जीतता था, लेकिन इसका एक ना निर्णायक युद्ध हुआ। निर्णायक युद्ध में रिजल्टेंट बैटल हुआ था, और वो बैटल हुआ था वांडीवास के, तमिलनाडु के वांडीवास एक जगह था, वहाँ पे बैटल हुआ था। और ये बैटल को ही कहते हैं द बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड। इसी वांडीवास के युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड बोला जाता है। ठीक है, 3 कर्नाटक में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कर्नाटक 1, बैटल ऑफ कर्नाटक 2 एंड बैटल ऑफ कर्नाटक थर्ड। और यही बैटल ऑफ कर्नाटक थर्ड कहलाता है वांडीवास का, बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, ये चलते रहा। अब यहां पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये रिलेटेड करेगा आपका बैटल ऑफ प्लासी से। आपको याद होगा कि जब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट में, तो उसका हेल्प किया था सिराजुद्दौला का कौन, फ्रांसीसी किए थे। और बंगाल का चंद्रनगर फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। ठीक है, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया। और जब सिराजुद्दौला हार गया, और इससे पता चल रहा था कि सिराजुद्दौला का हेल्प करने वाला कौन था, फ्रांसीसी थे। और जब फ्रांसीसी थे तो फ्रांसीसी से रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेगा, चंद्रनगर को छीन लेगा। और इसी चंद्रनगर को छीनने के दौरान पे लगभग हम बता रहे हैं आपको 1760 में एक बैटल होगा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवास या बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड, 1760 में, 1760 में। और यही 1760 में क्या होगा कि फ्रांसीसी ये बैटल हार जाएंगे बुरी तरीके से। हारने का रीजन यहां होगा क्या चीज, कि जो फ्रांसीसीस के नौसेना यानी कि नेवी और जो आर्मी थी, उनके बीच में द्वंद्व था, वो उनके बीच में कुछ बनता नहीं था। तो उनका जब 2 आर्मियों के बीच में नहीं बनेगा ना, तो वहाँ पे जो मेन था वो कमजोर हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी यहाँ कमजोर पड़ गए थे। और अमेरिकी की जो ब्रिटिश की जो नेवी थी और आर्मी थी, इन दोनों में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहता था, इसीलिए इन लोगों ने बहुत अच्छे से ये बैटल को जीत गया था। और ये फाइनल रिजल्टेंट बैटल था किसका, सेवेंथ बैटल यूरोपियन का, सप्तवर्षीय युद्ध का ये फाइनल बैटल था, रिजल्टेंट बैटल था। कौन, बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड बोलो या बैटल ऑफ ये वांडीवास बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुए थे, फ्रांसीसी हार गए थे इसी में। और ये हार के कारण फ्रांसीसियों का इंडिया में वर्चस्व खत्म हो गया। वर्चस्व खत्म होने का ये मतलब नहीं बनता है कि वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो उनको ये नहीं था कि तुम कोई फोर्ट बनाओगे, किलाबंदी करोगे, ऐसा नहीं था उनको। कुछ एक चीज होगा जो हम आपको बताएंगे अभी। इतना आपका डिटेल पता चल गया, अब इसके बारे में आप बात करते हैं। तो प्रमुख दक्षिण बंदरगाह, ये दक्षिण लिखा हुआ है, साउथ पोर्ट से सेनाओं को पीछे हटने के साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर पड़ गया। ये हारा ही नहीं था तो कमजोर कहां से पड़ेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। दक्कन स्थित शासकों के साथ नए गठबंधनों के कारण फ्रांसीसी वर्चस्व में वृद्धि। जब ये हार गया था तो वृद्धि तो होना ही नहीं है, खत्म। ब्रिटिश क्षेत्र पर सफल कब्जे के माध्यम से फ्रांसीसी सत्ता का विस्तार। जब ये हार गया तो ब्रिटिश एरिया पे कैसे ये मतलब कब्जा करेगा, ये भी ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 4। ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हुई, भारत पर ब्रिटिश का क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हो गया था फाइनल, क्योंकि फ्रांसीसी सैन्य प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। यस,
इस वांडीवास के युद्ध में अस्थायी रूप से फ्रांस का क्या हो गया था, सफाया हो गया था। और यही वांडीवास का युद्ध बता दिया था कि अब भारतीय सरभूमि पर किसकी सत्ता चलेगी, और वो सत्ता रहेगी ब्रिटिशर्स की रहेगी। ठीक है, 1760 में। ऐसे अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, यही एनटीपीसी का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोग, कि बंगाल पर किस बैटल से पता चला कि ब्रिटिशों का सत्ता स्थापित हो गया था। तो बैटल ऑफ प्लासी से 1757 से पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हुई क्योंकि फ्रांसीसी सैन्य प्रभुत्व प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। और जैसे ही ये बैटल खत्म हुआ तो यूरोपीय प्रतिद्वंदिता भी खत्म हो गई थी, और इसके साथ संधि होती है 1763 में पेरिस की संधि। क्या होती है? पेरिस की संधि। इसी पेरिस की संधि में कौन कौन सा कुछ क्षेत्र क्या होता है, फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया जाता है, जो जिसमें चंद्रनगर आता है, जो 1757 में उससे छीन लिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लेकिन वो फिर वापस लौटा दिया जाता है किसको? फ्रांसीसियों को। स्वतंत्र जब हम आजाद हो रहे थे, भारत आजाद हो रहा था, उस समय फ्रांसीसियों के पास 5 क्षेत्र थे, और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो नाम याद रखिएगा। 1 नंबर बंगाल में चंद्रगिरी था, चंद्रनगर था। दूसरा नंबर आप याद रखिएगा कराईकल था। तीसरा माहे था। चौथा आपका यानम था, और 5वां पौंडीचेरी था। ये 5 क्षेत्र थे किसके पास? ब्रिटिशरों के पास था, सॉरी फ्रांसीसियों के पास था। ठीक है, और ये तो उनको पेरिस की संधि में वापस कर दिया गया था, लेकिन ये कह करके कि आपका फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी आप नहीं कर सकते, बस इनको ट्रेड करने के लिए दिया गया था, और इनको आप बिजनेस करने के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर था ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हुई क्योंकि फ्रांसीसी सैन्य प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। और इसी बैटल की समाप्ति के साथ सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया। इसमें पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में जो जो क्षेत्र लिए गए थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ किसको लौटा दिया गया था? फ्रांसीसियों को, जिसमें बंगाल का चंद्रनगर भी आता है। ठीक है, थैंक यू। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि मैंने एडवांस का मैथ का क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे कई जानने वाले स्टूडेंट हैं जो पता नहीं वो झिझक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्लास करना नहीं चाहते हैं, या करना भी चाहते हैं, ये पता नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार बिलीव करके आप आओ और मेरा क्लास देख लो। एक बार 1 वीक का तो एटलीस्ट क्लास देख लो, और देखने के बाद जब आपको ये महसूस होगा कि हाँ मुझे ये क्लास करना चाहिए, तभी आप क्लास कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कीजिएगा। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप करके तो देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे रांची में होंगे बहुत से टीचर होंगे जो कि एडवांस पढ़ाते होंगे, लेकिन जिस लेवल का मैं पढ़ाऊंगा ना, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का आप रांची में कोई पढ़ाएगा। मैं कोचिंग्स की ही बात कर रहा हूँ। दूसरी ये भी बात करता हूँ कि आपको यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, किन्हीं टीचर्स के आप क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है लेने का, आप लेके देख सकते हैं, चला सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। बट आपका प्रैक्टिस कैसे होगा? ऑनलाइन में हो सकता है कि आप 1 बार 2 बार में ना समझ में आए, फिर आप कैसे बार बार उसको कीजिएगा? तो जो बिगिनर हैं, जो रियलिटी में करना चाहते हैं एडवांस को ख़त्म, तो एक बार मेरा क्लास करके देखिए। 2 महीने का टाइम है मेरे पास, बहुत ही मिनिमल प्राइस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जिनको भी इंटरेस्ट है कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा एक नंबर दिया हुआ है 7004606974। इस पर कॉल करके उस क्लास के बारे में सारा डिटेल आप ले लीजिए और एक बार करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।